Brought to you by Techno Camon 30 series. देश में बदलाव हो चुकी है, लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और बदलना चाहते हैं। तो दूसरी मूर्ति भी थी और बनारस है ये, बनारस तो बनारस है और यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो बदलाव का मूड बनारस का दिख रहा है। जुमलूबाजी की सरकार है, जो कहती है वो तो बिल्कुल नहीं कहती कि देश नहीं बिकने दूंगा। सब कुछ दिख गया, एयरपोर्ट दिख गया, पोर्ट दिख गया, रेलवे स्टेशन दिख गया, ओएनजीसी दिख गया। आप हमें इस वक्त बनारस से देख रहे हैं, आपने व्यू भी देखा और वहां से, क्योंकि हम भूल नहीं रहे हैं, बनारस आए हैं, गंगा की तस्वीर जरूर दिखाएंगे, बनारस के फ्लेवर दिखा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर हैं। नमस्कार। बाघेल जी, अभी अभी हमें छात्रों ने बताया कि आप ओम शंकर, डॉक्टर ओम शंकर से मिलने गए। हमने कल भी कवरेज वहां पर की थी। 17वां दिन था, आज 18वां दिन होगा उनके अनशन का, आमरण अनशन का। वो बहुत चाह रहे थे, जब हमने उनसे बात की, वो चाह रहे थे कि कांग्रेस से कोई आए, हमसे बात करे, राइट टू हेल्थ को लेकर जो कंसर्न है उनके। क्या बातचीत आपकी हुई आज? देखिए, उनकी जो लड़ाई है वो अपने लिए नहीं है, वो मरीजों के लिए लड़ रहा है। और मजेदार बात यह है कि जो प्रशासन है उसका आदेश है जिसका पालन अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको हटा भी नहीं रहे हैं और वो पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये लड़ाई है, बहुत छोटी सी बात है कि जो आदेश डीन ने निकाला है उसका पालन होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है। इतनी सी बात है। और वो मरीजों के लिए इलाज उनको मिलना चाहिए, बेड बढ़ना चाहिए, लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये कहा कि कोविशील्ड से शरीर में खून का थक्का जम रहा है, जो बात ये बोल रहे थे। और हुआ भी यही, शादी की पार्टियों में नाच रहे हैं, कहीं जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और नौजवान लोग की मौतें हो रही है। इस बात को उन्होंने कहा इससे नुकसान है। और बाद में इंग्लैंड में कोर्ट में स्वीकार भी किया गया। तो इस कारण से एक ये राजनीतिक मुद्दा बन गया और प्रशासन को, सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उससे नाराजगी है और इस कारण से छोटी सी बात को वो मानने के तैयार है। और डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है, भगवान के बाद दूसरा रूप है। और कोरोना काल में तो ये बढ़ चढ़कर सारे मीडिया ने इस बात को कहा कि ये धरती के भगवान है। और दूसरी तरफ जो सरकार है, कोविशील्ड से 54 करोड़ रुपया उससे रिश्वत ले रहे हैं, चंदा लिए हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो सूची जारी उसमें है, तो लोगों के जान की कीमत को दांव लगाकर सरकार ने उसे परमिशन दी, पैसा लेकर। ये स्पष्ट हो गया है और इससे लोगों में नाराजगी भी है। लोग जान चुके हैं, गांव-गांव बात फैल चुकी है और उसका खामियाजा डॉक्टर साहब भुगत रहे हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर चक्कर लगता है, कुलपति से मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हाल के दिनों में भी आए, वो कह रहे थे, लेकिन हमसे मिलने नहीं आए, हमारी बात सुनने नहीं आए। वो कह रहे कम से कम आप वोट मांगने आइए, हम कम से कम, हमें मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो बनारस के मतदाता हैं और मतदाता होने के नाते कम से कम प्रत्याशी से तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जब मोदी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं तो वहाँ के मतदाता कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कम से कम मिले। और वहीं कोई उसको कोई दूर दराज तो बुला नहीं रहे हैं। आप BHU में रुकते हैं, रैली करते हैं, वहीं से अब मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति में माल्यार्पण करके जाते हैं और वहीं से 100 मीटर की दूरी पे अनशन में बैठे हैं। और लीडिंग डॉक्टर है तो वो इतना उम्मीद तो करेगा। अच्छा, चुनाव पर बात करूंगी। 6 चरण हो चुके हैं, सिर्फ एक चरण बचा है, बहुत दिन नहीं रह गए पता लगने में कि क्या होने वाला है। पहले बनारस की बात कर लेते हैं। बनारस में आप हैं 2 दिन से, क्या माहौल लग रहा है, ग्राउंड से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि देश में जो मौसम का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ 10 को बाद ये स्थिति आई है, 45, 46, 47, 48, 49 डिग्री तक पहुंच गया है। तो राजनीतिक
एक तरफ मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा है और राजनीतिक तापमान भी अब चरम पे है। अब 7वें चरण का चुनाव है। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि ये प्रजातंत्र का महायज्ञ है। अब अंतिम पूर्णाहुति अब बनारस के लोगों को करना है। पूरे देश में बदलाव की स्थिति है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और बदलना चाहते हैं। बनारस के लोग भी, मैं कल से मैं घूम रहा हूँ, गांव भी गया था आज और शहर में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो यहाँ के लोग भी बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि कहने में थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है कि प्रधानमंत्री क्षेत्र है, लेकिन जो मैं तो जब आया तो ये सोच रहा था कि भाई अंतर की बात होगी, कितने अंतर से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जब यहाँ आया, एयरपोर्ट पर उतरा, लोगों से बात की और आज दिन भर से बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोग तो दूसरे मूड के दिखे। और बनारस है ये, बनारस तो बनारस है। और यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो बदलाव का मूड बनारस का दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अजय राय यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बार शिकस्त खा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से ही। मैं उनसे भी अभी 2 दिन पहले बात कर रही थी कि भाई अब क्या प्लान है, अब क्या अलग हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इस बार क्या अलग कर रही है फिर बनारस में? भाई ये लड़ाई है, पूरे देश की जनता लड़ रही है। हम रायबरेली मिले थे, रायबरेली में भी दिखा, अमेठी में भी दिखा, पूरे यूपी में दिख रहा है कि जनता लड़ रही चुनाव। और हम लोग भी चुनाव लड़े तो वही लग रहा था कि जनता लड़ रही चुनाव, वो बदलाव के लिए बदलना चाहते हैं। परेशान हो गए हैं सरकार, क्योंकि जुमलूबाजी की सरकार है। जो कहती है वो तो बिल्कुल नहीं करती। जैसे कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, ओएनजीसी बिक गया, हमारे LIC बिक गई। कौन सी संस्थान है जो बचा है? खदानें बिक गई, सब कुछ। ACCL भी बिक गया, तो सब कुछ बिक रहा है। बोला क्या था? देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बिक रहा है। और खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग यही समझ रहे थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, पहले आरोप लगाए भाजपा के लोग, उसके बाद जब भाजपा में शामिल हो गए तो बिल्कुल मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल चकाचक हो गए वो सारे लोग। भाजपा में जितने भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे। दूसरी बात है, जो नहीं झुके वो जेल गए, 2 मुख्यमंत्री के उदाहरण। तीसरी बात यह है कि खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप पूरे देश में ऐसे कोई व्यापारी अधिकारी नहीं बचे जिसको डरा धमका के चंदा ना लिया हो। चाहे ED के माध्यम से, CBI के माध्यम से हो, चाहे अन्य संस्थान है IT के माध्यम से, आप नोटिस भिजवाए, चंदा दिया और नोटिस खारिज। चंदा दो, धंधा लो। और स्थिति ये है कि गौ मांस के जो निर्यातक है उससे भी चंदा ले ली। धर्म की बात करते हैं, आप में मानवता भी नहीं बचा कि जिससे लोगों की जान बचानी है, वो तो जान लेने में तुला हुआ है। कोविशील्ड उदाहरण है, और उससे भी आप चंदा ले ली, तो आपको मानवता को शर्मसार करने वाला काम आपने कर लिया। तो ये आज जो मोदी जी कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। और आजकल उसकी भाषा शैली आप देख रहे हैं कि मुसलमान से मुजरा तक पहुंच गए। तो उनके किसी प्रधानमंत्री किस प्रकार के शब्द आज तक हमने सुने नहीं हैं जो ये बोल रहे हैं। आपको आपत्तिजनक लगा जब आपने ये शब्द सुना? कांग्रेस पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहे थे, विपक्ष के कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे थे। कोई राजनेता किसी राजनीतिक दल के बारे में ये क्या कैसे कर सकते हैं? मुजरा करें, ये कोई बात हुई? आप राजनीतिक दल के नेता हैं, आप अपनी बात कहिए ना। आप अपनी बात तो कह नहीं रहे। एक बात बताइए कि आप 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपने 5 साल क्या किया उसका हिसाब तो, और आगे 5 साल क्या करना चाहते हैं आप यदि सत्ता में आते हैं, तो इसके बारे में बताओ। तो वो तो पूरे चुनाव निपट गया, 7वें चरण। अब 1 तारीख को मतदान होगा, लेकिन
एक भी नेता ने ये नहीं बताया एक भी नेता ने ये नहीं बताया कि अगले 5 साल वो क्या करने वाले हैं। ये स्थिति है इनकी। ये तो जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ उस दिन वो बोले मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर आ गए, तो लोग पन्ना पलटना शुरू कर दिए। फिर बोले मंगलसूत्र आपका छीन के ले जाएंगे, फिर उन्होंने कहा आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके भैंस खोल के ले जाएंगे, यहाँ तक की बात कर दी। और मतलब आप अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप क्या बोल रहे हैं यही पता नहीं है। सामान्य ज्ञान की बात आप कहें तो जाकर उड़ीसा में आप बोलें कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बता दो कितने जिले हैं, वो नहीं बता पाएंगे। उसके कैपिटल कौन है ये भी नहीं बता पाएंगे। अब प्रधानमंत्री की जनरल नॉलेज इसी सरकार, भाई देश का कैपिटल होता है, प्रदेश का कैपिटल होता है, जिला की कैपिटल नहीं होता, लेकिन कौन बताए उसको। तो वहां तक पहुंच गए। स्थिति इनकी यही है कि ये अहंकार में डूबे हुए हैं, और ये भी है कि उनके पास जो रिपोर्ट जाती है उससे उनकी मानसिक दशा बिगड़ चुकी है, और उसका नाम से अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, बनारस में इस बार 7 उम्मीदवार मैदान में है, 40 से ज्यादा नामांकन भरना चाह रहे थे, लेकिन श्याम रंगीला समेत कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन रद्द हो गया या किसी कारण वापस होना पड़ा। तो ये भी एक चर्चा में बात है कि पहली बार ऐसा है कि बनारस में मात्र सबसे कम हिस्ट्री में ऐसा पहली बार है कि सिर्फ 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, श्याम रंगीला का मैं बयान सुन रहा था कि भाई एक जगह एक ही हाथ से कलाकार चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका आंसर उसको फॉर्म नहीं भरने दिया गया। श्याम रंगीला बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं लेकिन इस पर? मतलब प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, क्यों रोका गया? ये तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है उसको फॉर्म भरने देते, और निर्वाचन आयोग तो कठपुतली बना हुआ है। मोदी जी बयान देते हैं और नड्डा जी को नोटिस मिलती है। ये तो हुआ, उस नोटिस क्या हुआ किसी को पता नहीं। ये तो निर्वाचन आयोग का हाल है। अच्छा, 6 चरण बीत गए हैं, 7वां चरण सिर्फ बाकी है। अब तक का आपका आकलन क्या कह रहा है? क्या रिपोर्ट आपको हर जगह से मिल रही है? कोई प्रेडिक्शन आप अपनी देना चाहेंगे कि इतनी सीटें हासिल हो जाएंगी? एक शब्द है, देश की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होगा। कोई नंबर है? नंबर वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब करते रहते हैं, ये मेरा विषय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक से बात करने के लिए। हमारे साथ भूपेश बघेल जी बात कर रहे थे। बनारस से हर तस्वीर लोकसभा चुनाव की आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज तक, बनारस।